हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पूरी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो 19 मार्च को कब 19 मार्च को जो आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम है, उसी का हम लोग जो है ना इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। किसका इस वीडियो में जो है ना हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। कौन कौन सा सब्जेक्टिव पूछा गया है। अगर आप भी कल एग्जाम देने वाले थे, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और एक क्लास तो अभी फिलहाल में होने वाला है जिसमें से आपको एकदम पूरा सभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम दिखा देंगे, साथ में कुछ का आंसर भी बता देंगे। लेकिन सुबह जो एक वीडियो आप लोग को मिलने वाला है ना, उसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आंसर जो है ना आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से हम उसमें बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का, यहाँ पे जो ये वाला जो दिया गया है ना, पे फिजिक्स का पार्ट है। और इसमें आप लोग को जो है ना टोटल से कितने प्रश्न दिए गए हैं, 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को जो है ना कितने का सिर्फ जो है ना 4 क्वेश्चन का आंसर देने हैं। और प्रत्येक के लिए 2 नंबर है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 नंबर का यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले प्रश्न क्या क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया है संतुलित और असंतुलित बल की परिभाषा दें, यानी कि संतुलित और असंतुलित बल क्या है, दोनों के बारे में आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे बताने हैं। तो आप लोग सिंपल से जानते होंगे, किसी वस्तु पर लग रहे सभी वस्तु मतलब सभी बलों का परिणामी बल अगर कितना हो, शून्य हो, तो उसको संतुलित बल कहेंगे। अगर शून्य नहीं हो तो उसको असंतुलित बल कहेंगे। बस यही सब लिखना है और कुछ ज़्यादा खास उसमें है नहीं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो विस्थापन दूरी क्या होता है, इकाई समय तय की मतलब जैसे होता है इकाई समय तय की दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ पर वो चाल हो गया तय की अलग चीज़ है, यहाँ पे दूरी के बारे में बताना। और फिर यहाँ पे क्या है, विस्थापन, ठीक है। एक निश्चित दिशा वगैरह हो गई, ये सब चीज़ में क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। तो सब चीज़ का आप लोग को जो है अच्छी तरीके से डिफिनेशन एकदम याद कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर हो गया, उसके सभी का आंसर आप लोग को बताएंगे, पहले क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, व्युत्पन्न इकाई क्या है। उसके बाद दिया गया दाब क्या है। सब तो सिंपल सिंपल परिभाषा है कि प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन व्युत्पन्न इकाई कहा गया है या व्युत्पन्न मात्रक सेम ही होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो भौतिक राशियां आप लोग जब पढ़े होंगे, भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आधारी मात्रक और क्या होता है यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मतलब आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए जिस मतलब मात्रक का उपयोग किया था उसको मतलब व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे व्युत्पन्न इकाई क्या है, वही चीज हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दाब क्या है, इसका अस्थायी मात्रक लिखे। तो प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसका अस्थायी मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। इतना सा आप लोग को लिख देना, इसी में आप लोग का नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दे, इसका अस्थायी मात्रक लिखे। या ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप लोगों को कुछ थोड़ा से नीचे दिखाते हैं, इधर आप लोग का जो और भी जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न था, उसका हमने पहला प्रश्न का अगर उत्तर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए संतुलित बल यानी कि इसको हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो इस प्रकार का बल क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। और सिंपल परिभाषा है ये। अगर ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो इस टाइप से लिख दीजिएगा कि किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल अगर शून्य हो, यदि शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहेंगे। और दूसरा परिभाषा जो है मतलब वो संतुलित बल का, उसमें कैसे लिखना है, यदि किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना नहीं हो तो उसे वो संतुलित बल कहते हैं। तो बस 1 नंबर में इतना सा लिख देना, 2 नंबर का 1 नंबर का है और 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जैसे व्युत्पन्न इकाइयाँ है ना, देखिए यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या क्या इसमें लिखना है। तो 1 मिनट, यहाँ पर व्युत्पन्न इकाई कहा गया, ठीक है। तो वे इकाई जो आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो जो आधारी मात्रकों की सहायता से बनता है उसे क्या कहते हैं, तो समझ गए आप लोग। यहाँ पर आधारी मात्रकों की सहायता से बनता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न इकाई ने व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब देखिए जैसे में क्षेत्रफल की इकाई क्या होता है, मीटर स्क्वायर मतलब हो गया। इसमें हम लोग क्षेत्रफल को रख सकते हैं और किसको, आयतन को रख सकते हैं। ये सब चीज़ क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक में होता है, जो कि आधारी मात्रक की सहायता से बनता है। समझ चुके आप लोग, सिंपल से इतना लिख देना है, वो भी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सा क्वेश्चन था, देखिए आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देने हैं, वो मात्र में जवाब देने हैं 4 का। तो 4 से ज़्यादा कौन सा तो आपको हम ऐसे ही बता देंगे अभी के क्लास में ही, ताकि आप लोग को सुबह जो है किसी तरह का इसमें दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। तो संतुलित और संतुलित हो गया। और आप लोग का दूरी विस्थापन वाला भी जो एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझा चुके हैं। व्युत्पन्न मात्रक भी हो ही गया कि जो मतलब जो क्या होता है, आधारी मात्रकों की सहायता से बनता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया, व्युत्पन्न मात्रक भी हो गया। और ये वाला दाब, ठीक है, दाब वाला। तो प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा कि प्रति, ठीक है, क्या लिखना है,
प्रति एकांक, ठीक है, मतलब होता है एक भाग पर, छोटा वाला भाग पर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या लिखना है, क्षेत्रफल पूरा लिख देना है, क्षेत्रफल कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल पर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बल को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है, दाब, और दाब कहते हैं। और यहाँ पर इसका सूत्र की सूत्र याद रख लीजिएगा कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और बोला गया इसका अस्थायी मात्रा, तो लिखना है कि दाब का मात्रा, क्या लिखना है, दाब, ठीक है। यहाँ पे दाब का मात्रक, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा फास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसीलिए आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, आप जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे पास्कल होता है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पास्कल होता है। तो इस तरह से आप लोग को 4 का आंसर देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको जो है ना आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्र में 4 लिखना है, 4 के बारे में जानिए, ज़्यादा जान के कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। और जिसको अगर मान के चलिए ये वाला आंसर याद करना है तो आराम से उतार के आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, उसमें क्वेश्चन यहाँ पर है, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं, ये केमिस्ट्री में होगा। संभारिक क्या है, अष्टक नियम क्या है, और उसके बाद अमोनीकरण क्या है। अष्टक नियम तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी तत्व, सभी तत्व क्या होते कि सभी तत्व क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले और वह अस्थायी हो जाए, ये अष्टक का नियम कहलाता है। तो चलिए नीचे कुछ इसका आंसर भी लिखा हुआ होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे संभारिक का परिभाषा, 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके जो है ना परमाणु भार समान, किंतु इसके आने पे परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या और समान मतलब अलग अलग होता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो वो 20, और परमाणु भार जो होता है ना वो कितना होता है, 40 होता है। तो परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, लेकिन जो परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि अब बात करें हम लोग यहाँ पे पोटेशियम का, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, लेकिन इसका जो परमाणु भार वो कितना होता है, तो वो परमाणु भार 40 ही होता है। उसी तरह आर्गन का भी सेम ही होता है। तो ये होता है आप लोग का संभारिक, ठीक है। चलिए उसके बाद और कुछ होगा, नीचे देख लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग ट्यूशन वगैरह में पढ़े होंगे, तो आप लोग जो पढ़े हैं वो अच्छी तरीके से याद कीजिए, वही आप लोग को याद होने वाला है, क्योंकि आप लोग उसको याद किए भी होंगे। और अगर अभी जस्ट बताएंगे तो याद करने में आप लोग को बहुत दिक्कत होगा। अब देखिए जैसे सरल सूत्र और अनुसूत्र में क्या अंतर है, ये वाला हो गया जैसे ना 2 को में से 1 का जवाब देना, तो ये वाला अच्छा है 20 नंबर वाला, कि सरल सूत्र और अनुसूत्र में क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार जो है ना परस्पर संबंधित हैं, तो उसके बारे में। उसके बाद बायोलॉजी का थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले उसके पहले कुछ आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का क्या क्या दिया है, किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, जिसमें कोशिका जल्दी एब्सेंट होता है, ठीक है। और लवक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में लिखना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर कुछ का, ठीक है। तो देखिए सरल सूत्र, सरल सूत्र में क्या लिखना है यहाँ पर कि किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या सरलतम रूप, ठीक है, व्यक्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे में हम लोग क्या एल्कोहल का असामान्य सूत्र क्या होता है, C2H6O, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग का होता है, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला वैसे होता है, ये है C2H5 और OH होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे बात करें अनुसूत्र का या फिर रासायनिक सूत्र का, तो इसमें क्या लिखना होता है कि किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे यौगिक व या फिर कह सकते हैं यौगिक का क्या कहते हैं, अनुसूत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आराम से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन उसी में था कि इन दोनों परस्पर जनक क्या संबंध रखते थे। अनुसूत्र जो होता है ना वो n गुना यहाँ पे क्या होता है, सरल सूत्र। अब n क्या होता है यहाँ पे, तो वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब ये n है क्या, n बराबर 1 होने पर उस यौगिक के सरल सूत्र व अनुसूत्र समान होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 2 हो गया तो वो सूत्र चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। उसके बाद तक लेते हैं कुछ आगे का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे संयोजी उत्तक क्या है, लोग पढ़े होंगे उत्तक के बारे में। जैसे उत्तक के बारे में पढ़ते हैं ना तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे संयोजी उत्तक के बारे में पूछा गया और उसका 2 उदाहरण तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, ये वाला हो गया। मछलियों की विशेषताओं को उल्लेख करें, संक्रामक रोग मतलब जो इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, ठीक है। उसके बाद है कि स्वास्थ्य की परिभाषा दे, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बताना है कि स्वास्थ्य क्या है,
फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है तथा उनका अनुवांशिक पदार्थ जो है ना कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें जो है ना जैसे जीवाणु कोशिका, नीले हरे सवाल इत्यादि सब चीज का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था लवक, लवक के प्रकार के बारे में। तो लवक केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णी लवक, रंगीन लवक जो भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं, मतलब जो भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं उसे वर्णी लवक कहते हैं। और जो जैसे कि फूल, फल, बीज आदि को रंग प्रदान करते हैं उसको अवर्णी लवक कहते हैं। ठीक है, यानी कि रंगीन लवक। उसके बाद है हरित लवक, पत्तियों व नए तनों को हरा रंग प्रदान करते हैं, यही क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये होता है लवक और लवक के प्रकार। तो लवक क्या होते हैं समझ चुके हैं आप लोग, जो कि केवल कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों में। और ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और यहाँ पे हरित लवक। तो तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। और जितना ज़रूरत वाला चीज़ है वो फिलहाल आपको अभी दे देंगे हम। और सुबह आप लोग का जो है ना 5 बजे के पहले तक जो है ना आप लोग को 9th का जो है ना टोटल आप लोग को जो है ना कितना, जैसे पता है कि 80 में मात्र 40 बनाने होते हैं और उसमें से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव बता देंगे। आराम से आप लोग जो उसको बना करके अच्छे से आ जाइएगा। ठीक है, उसी में क्वेश्चन था संयोजी उत्तक क्या है। तो वे उत्तक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि तरल संयोजी उत्तक जो कि रुधिर वाला सिका होता है। ठीक है, और ठोस संयोजी उत्तक अस्थि मतलब हड्डी वगैरह हो गया, उपास्थि हो गया, लिगामेंट हो गया, डेंटल इत्यादि सब चीज होता है उसमें। ठीक है, तो समझ चुके हैं कि संयोजी उत्तक क्या है, कि वे उत्तक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है उसको हमने क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। अगर ये उत्तक अगर नहीं होना तो जैसे कि कोई भी है, जैसे हम लोग का शरीर का कोई भाग कट जाता है ना तो वो क्या होगा, तो वो उसमें जुड़ेगा नहीं फिर। ठीक है, तो इसी सब के द्वारा जो है ना उसमें हड्डी वगैरह जुड़ जाता है, या कोई भाग कट गया तो फिर उसमें नया चमड़ी वगैरह आ करके वो मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है संयोजी उत्तक। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए कुछ डेफिनेशन और भी है उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटिस्टा क्या है, ना कि किस प्रकार के जीवों के ऐसे कुछ था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या रहने वाला है। 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में। तो इस संघ के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो केंद्रक युक्त व एक कोशिकीय होते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषी परजीवी या प्राणी संभोजी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय का मतलब होता है कि जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना। उदाहरण के लिए अमीबा है, पैरामीशियम है, जैसे ठीक है इसको प्राणी संभोजी कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मोडियम लेशमानिया जो होता है ये परजीवी के अंतर्गत आते हैं। और यूग्लिना हो गया, डाइटम हो गया, ये सब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंग के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या था यहाँ पे, फसल सुरक्षा स्वास्थ्य की परिभाषा ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया गया है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है, आप लोग एकदम देख लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि कल के दिन जो आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि पालतू पशुओं के आवास की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पालतू पशुओं जैसे कुत्ता वगैरह को, जैसे पालतू जानवर के जिसको पाला जाता है उसके लिए आवास का जो घर बनाना चाहिए उसके लिए क्या क्या विशेषता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर देखिए अच्छा स्वास्थ्य के बारे में। तो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कुशल क्षेत्र की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो है ना वो शारीरिक रूप से मतलब उसका शरीर वगैरह में किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, मानसिक मतलब वो पागल वगैरह भी नहीं होना चाहिए, वो ठीक ठाक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यानी सामाजिक तौर पर भी वो अच्छा होना चाहिए और उसका सोच विचार भी ठीक होना चाहिए। तो ये सब के क्षेत्र में अगर वह ठीक है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के अच्छा स्वास्थ्य होने के मूल 3 शर्तें हैं। सबसे पहला है संतुलित आहार, मतलब उसको खाना पीना अच्छे से मिलना चाहिए। स्वच्छ भोजन, मतलब उसको भोजन जो मिलना चाहिए वो सही मिलना चाहिए, मतलब स्वच्छ होना चाहिए, मतलब गंदा वगैरह नहीं, मतलब ये नहीं कि जो मन सो खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद शुद्ध व स्वच्छ हवा, मतलब ऐसा मतलब जिसको हवा जो मिलना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, मतलब शुद्ध हवा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें अगर कोई जहरीला गैस वगैरह है, कि जैसे कि गुजरात वगैरह में बहुत सारे कारखाने लगे होते हैं जिससे कि बहुत सारे जो है ना हानिकारक गैस निकलते हैं और वह शरीर को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो स्वास्थ्य आप लोग समझ चुके हैं कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कुशल क्षेत्र की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। और इसके मूल 3 शर्त हैं अच्छा स्वास्थ्य होने का, भोजन सही मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए और जो है ना शुद्ध व स्वच्छ हवा मिलना चाहिए।
उसके बाद और देख लेते हैं यहाँ पे संतुलित आहार के बारे में था। तो संतुलित आहार के तात्पर्य ऐसा आहार, संतुलित आहार के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे ना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। संतुलित आहार से तात्पर्य मतलब उसका अर्थ है ऐसा आहार जिनमें सभी पोषक तत्व मतलब हो गया कि हम लोग के शरीर को कुछ विटामिन का जरूरत होता है, खनिज का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, सभी चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो हर एक चीज़ जैसे कि रोटी वगैरह हो गया उसमें कुछ अलग होता है, गाजर हो गया उसमें कुछ अलग विटामिन होता है, और जैसे टमाटर वगैरह खाते हैं तो उसमें अलग विटामिन होता है, सबका चीज़ अलग अलग होता है, ठीक है। समुचित मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा आहार जिसमें जैसे प्रोटीन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ना मतलब नियत मात्रा में, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखना है स्वच्छ भोजन। व्यक्तिगत जो है ना और घरेलू स्तर पर स्वच्छता होनी चाहिए। जो भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं वह शुद्ध व साफ होना चाहिए, जिससे हम खुद व अन्य लोग स्वच्छ रह सकें। स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए आदि। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। अगर ये नहीं कि खाना बना के रखे हैं तो खुला छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा उसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए, वही होता है हम लोग का स्वच्छ भोजन। उसके बाद एक और था आप लोग का स्वच्छ हवा के बारे में, ठीक है, शुद्ध व स्वच्छ हवा। हमें अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे हम लोग होते हैं आसपास में कूड़ा फेंक देते हैं, उसी से धीरे धीरे क्या होता है, गंदगी फैलने लगता है, और वही चीज़ बाद में हम लोग को क्या करता है, नुकसान फैलाता है, ठीक है। यहाँ पे तो कूड़ा करकट आदि नहीं फैलाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन मिल सके। शौच आदि के लिए जो है ना शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु शुद्ध व स्वच्छ होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। खुले में हम लोग को शौच जो है ना शौच नहीं करना चाहिए। सरकार अभी जैसे नारा दे रही है, घर घर जो है ना नल मतलब कि नल का जल पहुंचेगा और शौचालय का व्यवस्था कराया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें स्वच्छ हवा मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा और बच गया जैसे ऑब्जेक्टिव का। तो आप सभी को हम बता चुके हैं कि मॉर्निंग में जो है ना 5 बजे तक में आप लोग को जो है ना ऑब्जेक्टिव का पूरा जो है 80 में से कम 50 काम करा देंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को जो है ना जाके 40 का अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लव यू ऑल। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।